क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था और आतंक का कोई एक ठिकाना हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां एक तरफ सच्चा भगवान की गूंज हो तो दूसरी तरफ रूहों की चीखों पत्थरों को भी कँपा देती है। विज्ञान इस जगह के आगे घुटने टेक चुका है और डॉक्टरों यहाँ के मामले को पागलपन कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस मिस्टीरियस धाम की जिसे दुनिया मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जानती है। लेकिन आज की कहानी किसी दर्शन की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी भयानक भूल की है जिसने एक हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी को जीते जी नरक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुषमा कुमारी है और आप देख रहे हैं खौफ की परछाई। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद शायद आज रात आप चैन से सो पाएँ। चलिए चलते हैं खौफ के इस सफ़र पर। कहानी शुरू होती है जयपुर के रहने वाले एक 28 साल के लड़के से जिसका नाम था राहुल। राहुल कोई आम लड़का नहीं था। उसका एक बेल एस्टेब्लियल प्रोडक्ट हाउस था जो शादियों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बड़े शूट और कैमरा को इक्विपमेंट्स का बिजनेस करता था। पैसा, गाड़ी और शोहरत, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी अमीरी के बीच उसे एक नया शौक चढ़ गया, यूट्यूब पर डेली ब्लॉगिंग करने का। राहुल को लगता था कि उसकी लाइफ बहुत दिलचस्प है और दुनिया को इसे दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ब्लॉग और व्यूज बढ़ाने के लिए उसने सोर्स ढूंढना शुरू कर दिया। उसे हॉरर चीज़ों में, मिस्टीरियस जगहों पर जाने में बड़ा मज़ा आता था। वह उस तरह का लड़का था जो दोस्तों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा बकवास करता था। यानी जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो जानबूझकर वही चीज़ करता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास है, सिर्फ कैमरा का खेल और लोगों का वहम है। एक शाम उसने दोस्तों ने बैठे बैठे उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा, राहुल, तू जयपुर में रहता है और हॉरर ब्लॉग बनाता है, लेकिन तू आज तक मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं गया? वहाँ जो चीज़ें दिखती है वो तुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। तेरे ब्लॉग के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट का नाम सुनते ही राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे अपने 4 दोस्तों को तैयार किया और अगली ही सुबह अपनी बड़ी गाड़ी उठाकर निकल पड़ा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। जैसे ही उनकी गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी के पास पहुंची, माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। धूप तेज थी, लेकिन हवाओं में एक अनजाना डर था। गाड़ी पार्क करते ही राहुल ने अपना ब्लॉगिंग कैमरा ऑन कर लिया। वो कैमरा के सामने हंसते हुए कह रहा था कि हेलो गाइज, हम आ चुके हैं भूत भगाने वाला सबसे मशहूर मंदिर में। आज अंदर चलेंगे और लाइव देखेंगे कि ये भूत वूत क्या होते हैं या लोग सिर्फ नाटक करते हैं। उसने ग्रुप में एक दोस्त था जो इन धार्मिकों और पैरानॉर्मल नियमों को बहुत अच्छे से जानता था। उसने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ा और बेहद गंभीर होकर कहा, राहुल, मजाक बंद कर। अंदर जाने से पहले तुम कड़े नियम का खोलकर कान सुन लो। पहली बात, वहाँ किसी भी पंडित इंसान का मजाक नहीं उड़ाना या और नहीं जोर जोर से हंसते हैं। दूसरी बात, जो भी प्रसाद मिलेगा उसे मंदिर के अंदर ही खाकर ख़त्म करना है, एक दाना भी बाहर नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात सबसे ज़रूरी है, जब मंदिर की चौखट पार करके बाहर निकल रहे होंगे, अगर पीछे से कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारेगा तो किसी अपने की आवाज़ आए तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुड़कर पीछे मत देखना। राहुल ने हमेशा की तरह एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, अरे भाई, ये सब कहानियाँ फिल्मों में अच्छी लगती है, तुम लोग चलो, बाकी मैं संभाल लूँगा। और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे भूल साबित होने वाली थी। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए, वहाँ का नज़ारा देखने किसी के रोंगटे खड़े हो जाते। वहाँ हजारों की भीड़ थी, लेकिन वो आम भक्तों की भीड़ नहीं थी। वहाँ चीखें गूंज रही थी। राहुल ने देखा कि बड़े बड़े खंभे से लोग मोटी मोटी लोहे की जंजीर में बंधे हुए थे। कोई अपनी मुंडी को इतने तेज से गोल गोल घुमा रहा है कि आम इंसान का सिर चकरा जाए।
तो कोई ऊपर आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह हंस रहा है। पास ही खड़े पंडित और पुरोहित उन पर पवित्र जल छिड़क रहे थे और उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। राहुल के दोस्तों डर के मारे सहम गए थे। उन्होंने राहुल से कहा, भाई कैमरा बंद कर दे, यहाँ वीडियो बनाना सही नहीं है, उन लोगों को रिकॉर्ड मत करना। लेकिन राहुल पर तो भ्यूज का भूत सवार था। उसने कहा, अरे यार तुम लोग चुप रहो, मैं इतनी दूर दर्शन करने नहीं, इसी कंटेंट के लिए आया हूँ। ये सब लोग मेंटली बीमार हैं, पागल हैं, ये कोई भूत नहीं है, सब नाटक है। वो कैमरा के सामने उन लाचार और पंडितों लोग की नकल उतारने लगा, उन पर हंसने लगा। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर ग्रिल के पास बैठी एक और महिला पर पड़ी। वो महिला बेहद गंदे कपड़े में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो लोहे की ग्रिल को पकड़कर उसे इतनी जोर जोर से हिला रही थी जैसे उसने किसी जंगली जानवर की ताकत आ गई हो। राहुल के दोस्तों अब उसका साथ छोड़कर पीछे हटने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राहुल कोई बड़ी मुसीबत मोल लेने वाला है। आरती शुरू होने ही वाली थी कि भय आरती की घंटी और शक की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन राहुल का ध्यान आरती में नहीं था। वो भीड़ से कटकर एक तरफ जंजीरों से बंधी उस महिला के पास चला गया। महिला का सिर नीचे झुका हुआ था। राहुल ने कैमरे को उसके मुंह के पास ले जाकर कहा, क्यों रे, क्या हो गया तेरे को, क्यों मुंडी हिला रही है? तभी वो महिला अचानक रुकी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक अमानवीय मुस्कान थी। राहुल को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, क्या डरा रही है मुझे सब पता है, ये सब ढोंग है। अगर तेरे अंदर सच में कोई आत्मा है तो इतनी ही हिम्मत है ना, तो आ मेरे अंदर आकर दिखा। राहुल ये सब हवा में गूंजे ही रहा था कि महिला किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ उठी। वह जंजीरें तोड़ देने ही की हद पार कर रही थी। राहुल डर के मारे 2 कदम पीछे गिरा और अगले ही पल वो महिला अचानक शांत होकर वहीं बेहोश हो गई। आरती खत्म हुई। राहुल का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका गुरूर अभी भी टूटा नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, वहाँ के मुख्य पुरोहित जैसे ही सीधे उसके सामने आकर खड़े हो गए। पुरोहित जी की आंखों गुस्से से लाल थी। उन्होंने राहुल को घूरते हुए कहा, अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं बैठा होता तो तुझे यही थप्पड़ मारता। तू जानता है तूने क्या किया है? क्या यहाँ आकर उन शक्तियों को मजाक उड़ाया है? कितनी बड़ी तबाही को तूने न्योता दिया है, इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। राहुल ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, मुसीबत आएगी तो मैं देख लूँगा, आप अपना काम कीजिए। पुरोहित जी ने गुस्से में कहा, अभी के अभी इस मंदिर से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। दोस्तों ने मामले को संभाला और राहुल को खींचने हुए बाहर ले जाने के लगे। नियमों के मुताबिक उन्होंने सारा प्रसाद वहीं खाया और भागते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। वो लोग सब चौखट पर पार करते लगे थे। राहुल के दोस्त आगे निकल चुके थे और राहुल बिल्कुल उस दहलीज पर खड़ा था। तभी अचानक उसके ठीक पीछे के एक बेहद जानी पहचानी आवाज़ आई। राहुल, वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ की थी। बिल्कुल वही टोन, वही पुकार। राहुल के कदम वही जम गए। उसने अपनी दहलीज पार नहीं की। उसने पीछे मुड़े अपने दोस्तों से पूछा, क्या पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी? उसके दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। सब लोग अपनी धुन में चल रहे थे। दोस्त ने चिल्लाकर कहा, राहुल बाहर आ, चौखट पार कर, पीछे मत देख। लेकिन राहुल ने कहा, मैं क्यों डरूं? मुझे माँ की आवाज़ आई है और
उसने झटके से पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़ा, एक बेहद अजीब और भयानक घटना घटी। मंदिर में बज रही सैकड़ों घंटियाँ, लोग की चीखें, पुरोहित के मंत्र, सब कुछ एक सेकंड में बिल्कुल शांत हो गया। एक बूंद की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को म्यूट कर दिया हो। लोग चल रहे थे, लेकिन बिना किसी आवाज़ को। राहुल को समझ आ गया था कि यह कोई वहम नहीं था। वो डर के मारे भागा, गाड़ी में बैठा और जयपुर की तरफ भाग दौड़ा। लगभग 2.5 घंटे का सफ़र तय करके राहुल रात के करीब 8:30 पर जयपुर अपने 2 मंजिला बंगले पर पहुंचा। वो घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। डर को भूलने के लिए उसने तुरंत हाथ मुंह धोया और अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ गया। वो बहुत एक्साइटेड था कि आज तो फुटेज उसके रिकॉर्ड की है, उसे एडिटिंग करके सुबह तक यूट्यूब पर डाल देगा और वीडियो वायरल हो जाएगी। उसने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाला और कंप्यूटर के सीपीयू में डाल दिया। एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला। उसने पहली क्लिप टाइमलाइन पर डाली, जहां वो कह रहा था कि हेलो गाइज, हाउ आर यू। तभी वीडियो अचानक फ्रीज हो गया। राहुल ने स्पेस बार बार दबाया, माउस हिलाया, लेकिन स्क्रीन टच से मस नहीं हुई। और तभी उसने हेडफोन और कंप्यूटर के स्पीकर्स से एक बेहद अजीब, भारी और डरावनी आवाज़ गूंज उठी। राहुल ने डरकर हेडफोन हटा दिया। उसने गौर से स्क्रीन पर देखा। उस फ्रीज में वीडियो में कैमरे के सामने एक काली परछाई बहुत तेज़ी से गुजर रही थी और स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस पर लिखा था, दिस फाइल इज करप्ट। राहुल का माथा ठनका। उसकी दूसरी क्लिप खोली, वो भी करप्ट थी। तीसरी, चौथी, मंदिर की जितनी भी फुटेज थी, सब की सब करप्ट हो चुकी थी। लेकिन अगली झटका राहुल को तब लगा जब उसने देखा कि उस मेमोरी कार्ड में उसके बिजनेस का, उसके कवाइल्स की शादी का वो डेटा भी नहीं था, जिसके लिए उसने लाखों रुपए एडवांस लिए थे। वो सारा डेटा पूरी तरह से उड़ चुका था। पूरा मेमोरीज कार्ड करप्ट हो चुका था। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका करियर, उसका पैसा, उसका बिजनेस, सब कुछ एक पल में तबाह हो गया था। उसने रात के 12 बजे अपने दोस्तों और एक्सपर्ट को फ़ोन लगाया, लेकिन सबने कहा कि भाई रात बहुत हो चुकी है, सुबह देखेंगे। थक हार कर भारी दिमाग के साथ राहुल रात के करीब 1:30 पर अपने सेकेंड फ्लोर के बेडरूम में सोने गया। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मौसम बदल चुका था। जयपुर में कड़ाके की बिजली चमकी रही थी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। राहुल की आंखें खुली। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने बेड के पास रखी बोतल के पानी पिया। तभी उसने अपने बंद बेडरूम के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर से एक आवाज़ सुनाई, छुक छुक की, जैसे कोई भारी चीज़ या कोई इंसान अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा हो। राहुल ने सांसों रोक ली और बेड पर बिल्कुल सीधा लेट गया। वो आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल पास आई और फिर आगे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। राहुल ने खुद को समझाया, मौसम खराब है, शायद कहीं पानी लीक हो रहा होगा या मेरा वहम होगा। लेकिन तभी वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार वो आवाज़ ज़्यादा साफ थी। अब राहुल से रहा नहीं गया। उसे लगा कोई चोर में घुस गया है। उसने हिम्मत की और बेड से उतरा और झटके से अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर पूरे कॉरिडोर में घोर अंधेरा था। उसने राइट साइड देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लेफ्ट साइड कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कोने में देखा तो उसके प्राण सूख गए। उन घने अंधेरों में जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर 2 लाल रंग की सुलगती हुई बत्तियां चमक रही थी। वह बत्तियां नहीं, वह 2 आंखें थी। वो आंखें बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रही थी और तभी उस कोने के अंधेरे में से एक बहुत
बड़ी इंसानी आकर काली परछाई धीरे धीरे उठकर खड़ी होने लगी। उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वह कॉरिडोर की छत को छू रही थी। राहुल के मुंह से चीख भी नहीं निकली और उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी मारी और भागकर बेड पर लेट गया। वो कंबल ओढ़कर रोने लगा, चीखने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कौन हो तुम, कोई प्रैंक मत करो मेरे साथ। तभी अचानक उसकी आँख खुली। सुबह की धूप कमरे में आ रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी और दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और बाहर वही कॉरिडोर था, यानी रात को जो कुछ हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी। अगला दिन राहुल के लिए किसी अभिशाप जैसा था। उसकी पूरी बॉडी टूट रही थी, उसे तेज बुखार था। उसने अपने उन दोस्तों को फ़ोन किया जो मंदिर गए थे, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा तुम ज़्यादा सोच रहा है, पुरोहित जी की डांट की वजह से तेरे दिमाग में डर बैठ गया है, हम नहीं आ सकते। राहुल अकेला पड़ गया था। शाम को उसे बहुत तेज भूख लगी। वो किचन में गया, अपने जैसे ही गैस ऑन करके लाइट्स जलाया। हाउस ऑफ नेवर गैस सिलेंडर में एक भयानक ब्लास्ट जैसी आग भभकी। आग इतनी तेज थी कि राहुल की शर्ट ने आग पकड़ ली। वो चिल्लाया, भागा और सीख के नीचे अपना हाथ और शर्ट धोई। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। उसने रोते रोते कोलगेट लगाया और हॉल में आकर बैठ गया। 2 घंटे बाद उसने सोचा कि कुछ हल्का पीसकर खा लेता हूँ। उसने मिक्सी निकाली। मिक्सी के ब्लेड के नीचे कुछ लाल रंग था। उसने मिक्सी निकाली, मिक्सी के ब्लेड के नीचे कुछ लाल रंग का लगा था। राहुल ने उसे साफ करने के लिए जैसे ही मिक्सी के जार के अंदर उंगली डाली, मिक्सी का प्लग स्विच ऑफ होने के बावजूद भी मिक्सी अचानक पूरी स्पीड में चालू हो गई। राहुल की उंगलियां ब्लेड्स के बीच आ गई, खून के फव्वारे छूट गई। वह दर्द से तड़प उठा। उसने हाथ पर पट्टी बांध ली। अब राहुल को समझ आ चुका था कि कोई अदृश्य ताकत उसके घर में है जो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। वो रोता हुआ अपने बेडरूम में जाने लगा। ठीक उसी वक्त उसके सिर के ऊपर लगा भारी सीलिंग फैन अपनी जगह से उखड़ा और सीधे उसके कंधे पर आ गिरा। अगर राहुल 1 इंच आगे होता तो पंखा सीधे उसके सिर पर गिरता और उसकी जान चली जाती। उसका कंधा पूरी तरह टूट चुका था। दर्द और खौफ से कहराता हुआ राहुल किसी तरह अपने जूते पहनकर घर से बाहर भागा। वो अपने एक ऐसे दोस्त के घर पहुंचा जो इस ट्रिप पर उसके साथ नहीं था। राहुल ने रोते हुए उसे सब बताया। दोस्त ने उसे अपने घर पर पहना दी। उस रात राहुल को कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वो उस बला से दूर आ चुका है। अगली सुबह राहुल थोड़ी हिम्मत कर जुटाकर अपने घर वापस गया ताकि अपना मेमोरी कार्ड ले सके और उसे किसी तांत्रिक या पुरोहित को दिखा सके। उसने जैसे ही अपने बगल का मुख्य दरवाज़ा खोला, उसने दरवाजे के अंदर जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। लेकिन अंदर क्या था? क्या राहुल उस काली परछाई से बच पाया? और मेहंदीपुर बालाजी की वो ताकत राहुल के साथ जयपुर तक कैसे आ गई, यह जानने हम इस कहानी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची और खौफनाक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, कभी भी उन ताकतों को मजाक न मत उड़ाना जिन्हें आप समझ नहीं सकते। डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को इस सिलसिले में जारी रखने के लिए हमारे चैनल खौफ की परछाई को अभी सब्सक्राइब करें। मैं थी आपके साथ सुषमा कुमारी। मिलते हैं बहुत जल्द इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अपने पीछे देखते रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।